तो हेलो बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका एके क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। इसका नाम है गैसों की द्रव्य विलेयता। इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो राउल्ट के नियम से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिए थे। अब हम बात करते हैं गैसों की द्रव्य विलेयता क्या होती है। ठीक है, ये टॉपिक आता है हमारा गैसों की द्रव्य विलेयता। ठीक है, तो गैसों की द्रव्य विलेयता क्या होती है, जरा ध्यान से समझो। सर इधर देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे बर्तन लिया, ये कुछ इस प्रकार का बर्तन है, दिखाई दे रहा है सभी को भाई? भले ही छोटा हो लेकिन ये एक प्रकार का बर्तन है यहाँ पे। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। अब ये जो बर्तन है इसके अंदर मैंने कोई पदार्थ भर रखा, मतलब कोई द्रव पदार्थ भर रखा है। ठीक है, द्रव पदार्थ के रूप में मान लो यहाँ पर जल भर रखा मैंने। द्रव पदार्थ के रूप में क्या भर रखा है इसके अंदर, मान लो जल भर रखा मैंने। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर ये जो द्रव है, ठीक है, इस द्रव के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ गैसें घोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गैस इसके अंदर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब विलय करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर कोई गैस थी, उसे मैंने ब्लू कलर से यहाँ पर दर्शा दिया। ये गैस अभी देखो यहाँ पर, ठीक है, इसमें ऊपर ऊपर दिखाई दे रही है, द्रव से ऊपर ऊपर दिखाई दे रही है। बताओ दिखाई दे रही है या नहीं? ये जो गैस है मैंने ये नीचे दर्शा दिया, देखो जो ब्लैक कलर से दर्शाया, ये है हमारा द्रव पदार्थ। क्या है ये? द्रव पदार्थ। ठीक है, और ऊपर जो मैंने ब्लू कलर से दर्शाई है, ठीक है, ये मैंने दर्शा दी गैस। क्या दर्शा दी भाई? गैस। ध्यान से समझोगे, देखो गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, ध्यान से समझो जरा ध्यान से। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक द्रव पदार्थ लिया एक बर्तन के अंदर, ठीक है, और उसमें कुछ गैस मिलाने की कोशिश करी। ठीक है, मान लो ये गैस हमने मान ली गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, अब मैं इसे मिलाने की कोशिश कर रहा। अभी देखो ये जो गैस है वो अलग दिखाई दे रही है आप लोगों को, और जो द्रव पदार्थ है वो आप लोगों को अलग दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा भाई? तो अभी हमें क्या करना, इस गैस को इस द्रव के अंदर क्या करना, विलय करना। क्या करना? विलय। अब विलय कैसे होगा, मतलब इसके अंदर ये घोलना। ये जो गैस है इस द्रव के अंदर घोल लिया, किस प्रकार से घोलेगी? ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर एक पिस्टन लगाया। क्या लगाया? पिस्टन। ठीक है, और इस पिस्टन के द्वारा, ठीक है, इस पूरे द्रव पर मैंने दाब लगाया। क्या लगाया? दाब। जिससे धीरे धीरे ये जो गैस के अणु है इस द्रव के अंदर घुलने स्टार्ट हो जाएंगे। इस द्रव के अंदर ये क्या हो जाएंगे, घुलने स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो यही कहलाती है गैसों की द्रव में विलेयता। लेकिन इसके लिए कुछ मानक परिस्थितियां होती है। क्या होती है? मानक परिस्थितियां, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, STP। क्या बोलते हैं? STP। ठीक है, STP की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो मानक ताप एवं यहाँ पर क्या होना चाहिए, दाब। अगर किसी भी विलयन का हमने क्या करा, तापमान, ठीक है, फिक्स कर दिया। ठीक है, ताप मैंने क्या कर दिया, स्थिर। क्या कर दिया? स्थिर, मतलब कांस्टेंट कर दिया। और उसका जो वायुमंडलीय दाब है, दाब भी मैंने क्या कर दिया, स्थिर, मतलब कांस्टेंट कर दिया। एक मानक परिस्थितियों में रख लिया यहाँ पर। तो अभी देखो यहाँ पर, जब किसी भी विलयन का या किसी भी द्रव का ताप स्थिर होगा और दाब भी हमने क्या कर दिया, बिल्कुल फिक्स मान लिया। ठीक है, मान लो जो तापमान है, तापमान हमने मान लिया 298, ठीक है, केल्विन। ठीक है, तापमान बिल्कुल स्थिर कर दिया 298 केल्विन, और उसका जो वायुमंडलीय दाब है मैंने कितना कर दिया, 1 atm कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक मानक परिस्थितियों में तापमान और दाबमान क्या होगा, स्थिर हो गया, जिसे हम बोल लेंगे STP। क्या बोल लेंगे? STP। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें समझना है गैसों की द्रव में विलेयता। क्या समझनी है? गैसों की द्रव में विलेयता। तो गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है,
वो क्या है, एक प्रकार का देखो किसी गैस का एसटीपी पर वह आयतन होगा, मतलब एक प्रकार का आयतन हो, पूरे बर्तन में वो घुली हुई गैस होगी एक प्रकार से, ठीक है, जो पूरे द्रव के अंदर घुली होती है, मतलब वो एक प्रकार का क्या आयतन है, क्या होगा वो आयतन। किसी गैस का एसटीपी पर वह आयतन जो दिए हुए ताप तथा दिए हुए वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, द्रव में घुलकर, ठीक है, वो क्या बनता, मतलब एक संतृप्त विलयन बनाता। क्या बनाता, मतलब से कहने का मतलब यह है किसी भी गैस का एसटीपी पर वह आयतन जो दिए हुए ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, द्रव के अंदर घुलकर एक क्या बनाएगा, संतृप्त विलयन बनाएगा। मतलब यहाँ ये दोनों आपस में मिल करके, दोनों पदार्थ गैस भी और द्रव भी आपस में मिल करके एक विलयन बनाएंगे, जिसे हम बोल रहे संतृप्त विलयन। क्या बोल रहे संतृप्त विलयन। और ये संतृप्त विलयन बनेगा कब, जब ये दोनों आपस में पूरी तरीके से मिश्रित हो जाएंगे, ठीक है, गैस और द्रव आपस में मिश्रित होकर एक संतृप्त विलयन बनाएंगे, ठीक है। तो वो जो वो है, मतलब उन्होंने संतृप्त विलयन बनाया, तो वहां ये मिले किसकी वजह से, किसकी वजह से, गैसों की द्रव में विलेयता, मतलब गैस द्रव के अंदर क्या होगी, पूरी तरीके से घुल चुकी, तो वो क्या कहलाती है, गैसों की द्रव में विलेयता। क्या कहलाती है, गैसों की द्रव में विलेयता, जिसकी हमने डेफिनेशन आप लोगों को बता रखी। देखो किसी गैस का एसटीपी पर वह आयतन, वो पूरे बर्तन के अनुसार होगा, किसी गैस का एसटीपी पर वह आयतन जो दिए हुए ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर घुलकर द्रव के अंदर घुलकर क्या बनाएगा, एक संतृप्त विलयन बनाएगा, उसे हम क्या बोल लेंगे, गैसों की द्रव में विलेयता बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे, गैसों की द्रव में विलेयता। और जो गैसों की द्रव में विलेयता होगी, इसे हम गैस के मोल प्रभाज या गैस की मोलरता के रूप में व्यक्त करेंगे, मतलब प्रदर्शित करेंगे सब, ठीक है। जो गैसों की द्रव में विलेयता होगी, इसे गैस के मोल प्रभाज के रूप में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं या मोलरता के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन में मैंने ये बता रखा, देखो यहाँ थी गैसों की द्रव में विलेयता, देखो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई, किसी गैस का एसटीपी पर वह आयतन जो दिए हुए ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में, जो यहाँ पर विलायक लिया गया उसका आयतन इकाई होना चाहिए, मतलब 1 किलोग्राम उसका भार होना चाहिए वहां पर, उसका जो हमारा विलायक पदार्थ होगा। तो वही बोला गया यहाँ पर, देखो किसी गैस का एसटीपी पर वह आयतन जो दिए हुए ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुलकर संतृप्त विलयन बनाता है, ठीक है, गैसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है वो, गैसों की द्रव में विलेयता, ठीक है। गैसों की द्रव में विलेयता को गैस के मोल प्रभाज, ठीक है, तथा गैस की मोलरता से व्यक्त कर सकते हैं। या तो हम गैस के मोल प्रभाज के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, या किसके रूप में प्रदर्शित करेंगे, मोलरता के रूप में, गैस की जो मोलरता उसके रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा गैसों की द्रव में विलेयता। बताओ समझ में आया क्या सभी को, कोई दिक्कत। अब इसके बाद जो ये गैसों की द्रव में विलेयता हुई यहाँ पर, ठीक है, गैस द्रव के अंदर पूरी तरीके से विलय हो चुकी, घुल चुकी, ठीक है। तो अब इस गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पूछ ले जाते हैं पेपर में, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। ये 3 नंबर में पूछा जाता है, ध्यान रखना, 3 या 2 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। हमारा टॉपिक आता है, पहले हमने पढ़ लिया गैसों की द्रव में विलेयता क्या होगी, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसके बाद टॉपिक बनता है गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो गैसों की द्रव में विलेयता इसे प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो अब बता रखा, देखो यहाँ मैंने गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है। अब देखो है कौन कौन से कारक। पहले नंबर पर आता है दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव पड़ेगा, दाब का प्रभाव। अगर हम क्या करेंगे, किसी भी द्रव में दाबमान अधिक करेंगे, दाबमान अधिक बढ़ाओगे, जैसे हमने क्या करा, यहाँ पर देखो एक बर्तन लिया था ये, ठीक है, चारों तरफ से बंद था, दाब डालने के लिए पिस्टन लगा रखा था, जितना ज्यादा मैं दाब बढ़ाऊंगा, ये गैस के अणु धीरे धीरे इस द्रव के अंदर घुलते चले जाएंगे, मतलब दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और दाब जैसे ही कम होगा तो विलेयता क्या होगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो दाब का भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर वही बताया गया, देखो दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। जितना ज्यादा हम दाब बढ़ाओगे, द्रव पर जितना ज्यादा दाब बढ़ाओगे तो गैस उतनी ज्यादा उसके अंदर
विलय होती चल जाएगी। तो पहला प्रभाव क्या होगा हमारा, दाब का प्रभाव। ठीक है, दाब बढ़ाने पर गैसों की दरों में विलेयता बढ़ जाती है, गैसों की दरों में विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है भाई, जैसे CO2 को अधिक दाब पर शीतल पेय में घोला जाता है। ठीक है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये जितने भी हमारे कोल्ड ड्रिंक्स है, जितने भी हमारे ठंडे पदार्थ हैं, ठीक है, जो हमारे पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ठीक है, या और भी अन्य पदार्थ है जो पीने वाले होते हैं, उनमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, अधिक दाब पर मिलाई जाती है उसमें। ठीक है, तुमने देखा होगा जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल खोलते हैं तो उसमें तो एकदम से एक गैस निकलती है बाहर, तो वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसके अंदर वो घुली हुई होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर दूसरा प्रभाव है तापमान का प्रभाव। किसका प्रभाव भाई, तापमान का। तापमान के प्रभाव में क्या होगा, अब जैसे देखो हमने क्या कर रखा, पूरी तरीके से संतृप्त विलयन बना रखा। कोई हमने बर्तन देखो, जैसे यही बर्तन था, इसका देखो यहाँ पर हमने पूरी तरीके से मिला करके दोनों द्रव और गैस मिला करके संतृप्त विलयन बना रखा। अगर मैं इसका तापमान बढ़ाऊंगा तो ये जो गैस के अणु है इसमें से बाहर निकलेंगे या ऐसे में घुले रहेंगे, जैसे जैसे ताप बढ़ाऊंगा गैस के अणु बाहर निकलते चल जाएंगे, मतलब विलेयता क्या होगी, कम होती चल जाएगी। तो वही बताया यहाँ पर देखो, सामान्यतः तापमान बढ़ाने पर गैसों की दरों में विलेयता घट जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते जाएंगे तो गैसों की दरों में विलेयता घटती चले जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरे नंबर का कारक है गैस की प्रकृति। ठीक है, जो इसमें द्रव पदार्थ में गैस मिलाई जा रही है या विलय की जा रही, उसकी प्रकृति कैसी है। कुछ गैस ऐसी है जो द्रव के अंदर आसानी से विलय हो जाती है, घुल जाती है, और कुछ गैस ऐसी है उसके अंदर घुलती ही नहीं। ठीक है, तो उसकी प्रकृति भी तो निर्भर करेगी। तो ये बताया गया यहाँ पर देखो, गैसों की प्रकृति, अलग अलग गैसों की विलेयता अलग अलग होती है। जो गैस द्रव के साथ अधिक आकर्षण रखती है, मतलब जो गैस द्रव के साथ अधिक आकर्षण रखती है वह अधिक घुलती है। मतलब जो गैस द्रव के साथ अधिक आकर्षण रखेगी वो अधिक आसानी से द्रव के अंदर घुल जाएगी। ठीक है, और जो कम आकर्षण रखती है वह कम घुलती है, मतलब जो कम आकर्षण रखेगी वो उसके अंदर क्या होगी, कम घुलेगी। तो ये थे गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। अब आप लोग इन्हें नोट कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। तो अब हम बात करते हैं भाई, देखो हमारा अगला टॉपिक आता है हेनरी का नियम। ठीक है, जो कि गैसों की द्रव्य विलेयता पर ही आधारित होता। ठीक है, तो हम बात करते हैं हेनरी का नियम क्या होता। तो हेनरी का नियम क्या होता, ठीक है, इसके बारे में जो विलियम हेनरी नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि कोई भी गैस होगी, गैसों की जो द्रव में विलेयता होगी, ठीक है, वो दाब बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि जैसे जैसे हम दाब बढ़ाओगे ऐसे ऐसे क्या होगा, गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती चले जाएगी। ठीक है, तो हेनरी का नियम यही कहता है। देखो सन 1802 ईस्वी में, देखो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, हेनरी के नियम की। सन 1802 ईस्वी में विलियम हेनरी ने बताया कि किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, हेनरी का नियम बोलते हैं। ठीक है, और गैसों की द्रव में विलेयता को हमने आप लोगों को प्रदर्शित करना बताया था कि गैसों की द्रव में विलेयता को या तो हम विलयन की मोलरता से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, या मोल प्रभाव से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हमने ये बताया, देखो गैसों की द्रव्य विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। तो गैसों की द्रव्य विलेयता जब हमने मोलरता के रूप में ली, ठीक है, तो मोलरता समानुपाती किसके होगी, ठीक है, जो हमारा दाब होगा। ठीक है, M समानुपाती P। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाया तो यहाँ पर कांस्टेंट आया KH। ठीक है, तो सूत्र हो गया M बराबर KHP। ठीक है, जहां ये KH जो है ये एक स्थिरांक, मतलब एक कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसे, हेनरी स्थिरांक। ठीक है, तो जब मोलरता के रूप में हम इसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, तो M बराबर सूत्र होगा KHP। ठीक है, यदि हम इसी चीज को मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है, यही बोला गया इसमें, यदि गैस की द्रव्य विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाए तो सूत्र क्या होगा, X बराबर KHP। जहां मोलरता लिखी हुई थी वहां हमने X लिख दिया, क्योंकि मोल प्रभाज को हम किससे प्रदर्शित करते थे, X से।
ठीक है। तो इसलिए हमने कहा यहाँ पर x बराबर क्या होगा, KHP, ये होगा सूत्र इसका, ठीक है। अगर मैं यहाँ से हेनरी स्थिरांक का मान निकालने की कोशिश करूंगा तो KH, ठीक है, इसके गुणा में क्या P, जो चीज गुणा बराबर में जाकर बटे में जाओगी तो KH बराबर सूत्र होगा x/P, ठीक है। ये होगा हेनरी स्थिरांक के लिए सूत्र, ठीक है। और ये हेनरी का नियम भी कहलाता है, ठीक है। बताओ यहां तक समझ में आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं आया तक। अब इसके बाद आता हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। जो ये हमने हेनरी का नियम पढ़ा, इसके क्या अनुप्रयोग, मतलब कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा रहा है हेनरी के नियम का, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर आता कार्बोनिकृत पेय पदार्थों में, ठीक है। पहला अनुप्रयोग कार्बोनिकृत जो पेय पदार्थ हो गए उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब जितने भी हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ठीक है, तो इनके अंदर जो ये पीने वाले पदार्थ होते हैं, जो जिनके अंदर कुछ कुछ गैसें मिली हुई होती है, ठीक है, तो वो हेनरी के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है, ठीक है। तुमने देखा होगा तरह तरह के कोक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो ये होती है, इनके अंदर गैसें भरी हुई होती है, तो वे गैसें किसके नियम के आधार पर भर की होती है, ठीक है, वे हेनरी के नियम पर आधारित होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो पहला अनुप्रयोग है वही बताया गया कार्बोनिकृत पेय पदार्थों में, ठीक है। तो अब देखो ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन रखा इन्होंने, देखो यहाँ पर मृदु पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को सील बंद करके रखा जाता है। जितनी भी तुमने बोतल देखी होगी कोल्ड ड्रिंक्स की, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, ऊपर एक सीलबंद ढक्कन लगा होता है, जिससे उनकी जो गैसों का आंशिक दाब है वो पूर्ण रूप से बना रहे हो, ठीक है। मतलब एक सील पैक लगाया जाता है, उसको सील पैक ढक्कन लगाया जाता है। तो वही बताया गया यहाँ पर मृदु पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को सीलबंद करके रखा जाता है। परंतु जब बोतल को वायु में खोला जाता है, जो बोतल होगी, ठीक है, अगर उसे वायु में खोला जाएगा तो वो तुरंत एकदम से उसमें से एक गैस बाहर निकलती है, ठीक है, जो बुलबुले के रूप में आती है। तो वही बोला गया यहाँ पर देखो, परंतु जब बोतल को वायु में खोला जाता है तो विलयन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब घटने लगता है, अर्थात CO2 की विलेयता घट जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता है वो क्या होगी, घट जाएगी। जैसे ही हम सील, जो उसका ढक्कन होता है, सीलबंद ढक्कन होता है, उसको खोलते हैं, तुरंत उसमें से एक गैस बाहर निकलती है। कोल्ड ड्रिंक खोली होगी, एकदम से उसमें से एक गैस बाहर निकलती है, जो कि होती है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब CO2 की विलेयता उस द्रव के अंदर से एकदम से क्या होगी, कम हो जाएगी, जैसे ही हम ढक्कन खोल लेंगे, ठीक है। तो वही बोला गया यहाँ पर देखो, CO2 की विलेयता घट जाती है तथा CO2 गैस बुलबुलों के साथ बाहर आ जाती है, ठीक है, बुलबुलों के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये था पहला अनुप्रयोग इसका हेनरी के नियम का, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हेनरी के नियम के दूसरे अनुप्रयोग। जो हेनरी के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है उसके बारे में बात करते हैं, गहरे समुद्रों में गोताखोरी में, ठीक है। जो गहरे समुद्र में गोताखोरी होते हैं तो वे उनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनमें भी हेनरी के नियम का अनुप्रयोग करके गैसें मिलाकर, ठीक है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पीछे बांधा जाता है, ठीक है। तो उसमें भी इसका अनुप्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वही बताया गया, देखो दूसरा अनुप्रयोग गहरे समुद्रों में गोताखोरी में। गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले व्यक्ति अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए वायु पर निर्भर होते हैं, ठीक है। जो गहरे समुद्र में, ठीक है, गोताखोरी करते हैं, अगर उन्हें अपने आप को जीवित रखना, ठीक है, जैसे नॉर्मली कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो वायु पर निर्भर होता है, वायु का मतलब ऑक्सीजन पर निर्भर होता है, जिससे हम सांस लेकर जीवित रह पा रहे, ठीक है। तो उसी के बारे में बताया गया यहाँ पर, गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले व्यक्ति अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए वायु पर निर्भर होते हैं, ठीक है, वायु पर निर्भर होंगे। और जैसे ही वे पानी के अंदर जाओगे, ठीक है, तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर हेनरी के नियम के अनुसार गैसों की विलेयता, ठीक है, गैसों की द्रव में विलेयता, यहाँ पे द्रव लिख लियो, गैसों की द्रव, ठीक है, गैसों की द्रव में विलेयता, ठीक है, या गैसों की विलेयता दाब के साथ बढ़ती है। सही लिखा होगा, सही लाइन के हिसाब से लिखेंगे तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गैसों की विलेयता दाब के साथ बढ़ती है, ठीक है, गैसों की विलेयता दाब के साथ बढ़ती है, अतः नाइट्रोजन व ऑक्सीजन दोनों रक्त में शारीरिक द्रवों में घुली होती है। मतलब जो नाइट्रोजन गैस होगी और ऑक्सीजन गैस होगी वो मनुष्य के जो शारीरिक द्रव होते हैं, ठीक है, रक्त के अंदर, उनमें घुली हुई होती है, उसके बारे में बताया इसने, ठीक है। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन दोनों रक्त में शारीरिक द्रवों में घुली रहती है, अतः नाइट्रोजन गैस बुलबुले उत्पन्न करती है,
ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो क्या करती है, बुलबुले उत्पन्न करती है जो गोताखोरी को हानि पहुंचाते हैं। मतलब जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या करती है, बुलबुले उत्पन्न करती है। जब गोताखोरी क्या रहेगा, समुद्र के अंदर होगा तो वहां से बुलबुले निकलते हैं, तो वे जो बुलबुले निकल रहे वे गोताखोरी को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं भाई, नुकसान मतलब हानि पहुंचाते हैं। इसलिए गोताखोरी के सिलेंडरों में आजकल हीलियम से तनुकृत, ठीक है, मतलब हीलियम से, जो हीलियम के मिश्रण से बनी होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए गोताखोरी के सिलेंडरों में आजकल हीलियम से तनुकृत, ठीक है, हीलियम से तनुकृत मतलब उसमें देखो कौन कौन सी गैस मिली होगी, 11.7% होगी हीलियम, ठीक है, और 52.6% होगी उसमें नाइट्रोजन, ठीक है, वह 32.1% क्या होगी इसमें ऑक्सीजन। मतलब जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है, जो कि हेनरी के नियम का अनुप्रयोग कर बनाई गई होती है, ठीक है। तो उसमें देखो क्या क्या होगा, 11.7% होगी हीलियम और 52.6% होगी नाइट्रोजन, ठीक है, वह 32.1% क्या होगी उसमें ऑक्सीजन, ठीक है, गैस भरी जाती है, ठीक है, ये गैस उसके अंदर क्या होती है, भरी जाती है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी इसका अनुप्रयोग किया जाता है गहरे समुद्र में जो गोताखोरी होते हैं उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में, ठीक है। तो दूसरा अनुप्रयोग यह होगा। अब तीसरा अनुप्रयोग है पर्वतारोही या ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के लिए। तीसरा अनुप्रयोग है पर्वतारोही या ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो कैसा होगा, ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब भूतल से कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाओगे, मतलब पहाड़ों की ओर जाओगे, पहाड़ों पर जाओगे तो वहां पर ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है धीरे धीरे क्या होगा, कम होता चले जाएगा, ठीक है। तो वही बताया गया, देखो इसमें ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब भूतल से कम होता है। जैसे यहाँ तापमान, ठीक है, अभाल अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो ऊपर जाकर वो कम हो जाएगा, ठीक है, तापमान मतलब कम होता चल जाता है, और ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो भी क्या हुआ, कम होता चल जाता है, ठीक है। तो ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब भूतल से कम होता है, परिणाम स्वरूप ऊंचाई पर रहने वाले लोग, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, ऊंचाई पर रहने वाले लोगों अथवा पर्वतारोही के रक्त में, ठीक है, यानी कि जो ऊंचाई पर रहने वाले लोग होंगे, ठीक है, या पर्वतारोही होंगे, उनके रक्त में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की क्या होगी उसमें, कमी। जैसा जैसा ऊंचाई पर जाओगे तो उनके रक्त में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती चल जाती है, ठीक है। इसलिए वहां के लोग दुर्बलता तथा सोचने समझने की क्षमता में कमी अनुभव करते हैं। मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाओगे तो ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होता है, कम होता चला जाएगा, जिससे वहां पर रहने वाले जो लोग होते हैं या पर्वतारोही जो पर्वतों पर चढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो ऑक्सीजन की आंशिक दाब वो क्या होगा, कम होता चल जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए वहां के जो लोग हैं वे दुर्बलता तथा सोचने समझने की क्षमता में कमी अनुभव करते हैं। मतलब वे सोचने समझने में भी क्या होंगे, कमजोर होंगे, और वे दुर्बलता का भी शिकार होंगे, मतलब हट्टे कट्टे होने के सही तरीके से, ठीक है, कुछ ना कुछ उनके अंदर विकार पाया जाएगा। यह रोग एनोक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एनोक्सिया, ठीक है। मतलब दिमागी क्षमता भी उनकी कम होगी, हाइट भी कम होगी, और वे दुर्बल भी होंगे, ठीक है, जो ऊंचाई पर रहने वाले लोग हैं। वो किसके कारण है, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होता है, कम होता है, जो कि किस पर आधारित है, गैसों की द्रव्य विलेयता के आधार पर या हेनरी के नियम पर, ठीक है, हेनरी के नियम पर आधारित है, ठीक है। तो ये थे इसके अनुप्रयोग, ठीक है। अब इसके बाद हेनरी के नियम की सीमाएं। अब जो हेनरी का नियम है इसकी कुछ सीमाएं दे रखी है, मतलब ये कहाँ कहाँ लागू हो सकता है, ठीक है, उससे बाहर जाओगे तो ये लागू नहीं होने का, तो वे होती है सीमाएं, ठीक है। तो अब देखो हेनरी के नियम की सीमाएं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अनुप्रयोग भी, ये पूरा टॉपिक ध्यान रखना, कम से कम 4 से 5 नंबर का पूरा ध्यान रखना। हेनरी का नियम, ठीक है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, इनमें से कुछ ना कुछ पूछ कर चला गया जरूरत अनुसार, या हेनरी के नियम की सीमाएं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अब हम बात करते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। इसकी क्या क्या सीमाएं है। पहली सीमाएं देखो, क्या इसकी पहली सीमा, यह नियम कम सांद्रता वाले गैसीय विलयन पर अधिक सही लागू होता है। मतलब सही तरीके से अगर इसे लागू करना तो कम सांद्रता वाला विलयन लेना होगा, ठीक है। पहली सीमा यह है इसकी, यह नियम कम सांद्रता वाले गैसीय विलयन पर अधिक सही लागू होता है,
ठीक है। अगर यहाँ पर अधिक सांद्रता हुआ तो लागू नहीं होने पाएगा। ठीक है, तो पहली सीमा तो ये होगी। दूसरा अनुपर ये होगा, गैस और विलायक के बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई विलायक पदार्थ लिया और उसके अंदर जो गैस हम विलय कर रहे हैं, मतलब घोल रहे, वो उसके साथ घुलकर एक यौगिक बना रहा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया करके नया यौगिक बनाया। तो वे तो घुली थोड़ा है, वो उसने तो रासायनिक अभिक्रिया कर ली, वहां नया यौगिक बना दिया। तो वहां पर ठीक है, इसका भी ध्यान रखना, गैस और विलायक के बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, मतलब गैस उसके अंदर पूरी तरीके से अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, वो सिर्फ उसके अंदर घोलनी है वो कुछ समय के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके साथ अभिक्रिया करके नया यौगिक बना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इसकी सीमा है, गैस और विलायक के बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर तीसरी सीमा है, तापमान निश्चित होना चाहिए। अगर हम हेनरी का नियम लागू करना तो इसके लिए तापमान क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, मतलब फिक्स होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद चौथी सीमा है इसकी, बहुत अधिक दाब पर यह नियम लागू नहीं होता। ठीक है, मान लो हमने बहुत ही उच्च दाब डाल दिया, ठीक है, गैस के जो हमारा गैस की दरों में विलेयता हम बढ़ा रहे और बढ़ाते बढ़ाते हमने दाब इतना अधिक बढ़ा दिया जिससे क्या होगा, ठीक है, ये जो हेनरी का नियम है वहां पर लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब इतना ध्यान रखना कि जो हेनरी का नियम है उसके लिए दाब अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक दाब हुआ तो वहां पर हेनरी का नियम लागू नहीं होने का। ठीक है, तो ये थी हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए।